हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने 2003 का बीएड प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है वो आपके समक्ष रखेंगे। इसी तरह के पेपर आप लोगों से पूछे जाते हैं जो भी बीएड की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें, या फिर जो अन्य पीजीटी टीईटी के भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी परीक्षाओं में पेपर किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक, पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न जो है उसमें दिया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किस चीज़ से हुई है, किस भाषा से हुई है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, मूल उत्पत्ति हिंदी की किस भाषा से हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, किससे, लौकिक संस्कृत से हुई या फिर वैदिक संस्कृत से हुई या मागधी से हुई, बताइए। आप लोग की अपनी तरफ से इसको देख सकते हैं और आंसर लगा भी सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों की तैयारी किस तरह की है। ठीक है, बताइए, लौकिक से हुआ, वैदिक से हुआ, मागधी से हुआ या सौरसेनी से हुआ। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति अगर पूछता है तो आपकी किससे हुई, सौरसेनी से हुई है। किससे हुई है, सौरसेनी से। लेकिन अगर ये पूछता कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो आप क्या तो कौन से लगाते आप, लौकिक संस्कृत या वैदिक, तो आप लौकिक संस्कृत लगाते हैं। ठीक है, अगले देखिए दूसरा प्रश्न। आपका दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरे प्रश्न में क्या है, भारत के प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, बताइए। भारत की प्रथम देश भाषा पूछ रहा है ये। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, बताइए। भारत की प्रथम देश भाषा, ठीक है, बताइए। संस्कृत है क्या, पाली है या प्राकृत है, बताइए। तो इसमें आएगी पाली। अगर देश भाषा की बात आ जाएगी तो पाली आ जाएगी, लेकिन अगर आदि भाषा पूछ ली जाए तो आपकी कौन सी होगी, संस्कृत होगी। ठीक है, और पाली में क्या क्या, पाली किसने लिखी थी, बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं महात्मा बुद्ध ने कौन सी भाषा, पाली अपनाई थी। ठीक है, उन्होंने जो भी उपदेश दिए वो पाली में हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। ठीक है, संस्कृत का अपभ्रंश यानी संस्कृत के बाद जो भाषा आई है, क्रम से जो लिखा हुआ होता है, संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो कौन सी आएगी, ये बताइए। तो संस्कृत के बाद जो भाषा आएगी वो आएगी कौन सी, पाली आएगी। ठीक है, संस्कृत के बाद जो भाषा आएगी वो कौन सी आएगी, पाली आएगी। क्योंकि सबसे पहले कौन सी आती है, संस्कृत नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आती है पाली, तीसरे नंबर पे आती है आपकी कौन सी आएगी, बताइए, प्राकृत। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, प्राकृत आ जाती है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है अपभ्रंश। कौन सी आती है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आ जाती है आपकी, हिंदी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न है आपका, हिंदी के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। हिंदी के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, बताइए। हिंदी के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, बताइए। हिंदी का जो शुद्ध रूप होगा वो आपको किससे पता चलेगा, बताइए। लिखित रूप से पता चल जाएगा, लिखित भाषा से पता चलेगा, व्याकरण से पता चलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का अगर शुद्ध रूप आपको लिखना है तो आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। हिंदी भाषा की जो शुद्ध रूप है उसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगी। तो उसका ज्ञान किसके लिए, किसका जरूरी है, शुद्ध ज्ञान। तो जो शुद्ध रूप है, रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है आपका। ठीक है, व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है ज्ञान, तभी आप किसी भाषा को शुद्ध रूप जान सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह अक्षर कौन से क्या कहलाते हैं, बताइए। संयुक्त स्वर होते हैं या स्वतंत्र ध्वनि या फिर व्यंजन, बताइए क्या होते हैं। तो पाँचवें का होगा आपका ये, यानी स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। वे ध्वनियाँ बताइए। पहला प्रश्न दिया है स्वर, दूसरे में दिया है व्यंजन, तीसरे में वर्ण दिया है और चौथे में अक्षर होता है। ठीक है, बताइए हिंदी की वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, जिसमें दूसरी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर होगा आपका व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का कोई भी अक्षर हो उसमें क्या है, स्वर उसमें लगा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए का है, ठीक है, तो का में देखिए आ की आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, यानी का आधा होगा और आ होगा, ठीक है, इसकी आवाज़ आ रही है देखिए, तब वो मिलके क्या बनेगा, का बनता है, ठीक है। तो जो भी व्यंजन होता है वो क्या है, स्वर की सहायता से बनता है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं जो व्यंजन है वो क्या है, दूसरे की ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा आपका है क्या है, का खा गा फा में कौन सा उर्दू से लिखा गया है। अब बताइए उर्दू में कौन सा लिखा गया इसमें से। तो उर्दू में देखिए सबसे बड़ी अच्छी पहचान होती है कि जिस शब्द के नीचे बताइए क्या होगा, अपनी तरफ से बताइए, का होगा, गा होगा या फा होगा। तो अधिकतर लोग क्या है इसमें फा में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन फा नहीं, इसमें देखिए जो उर्दू के शब्द होते हैं उस उर्दू के नीचे क्या है, बुंदकी लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है। और इसमें देखिए बुंदकी कहाँ लगी है, खा के नीचे, खा के नीचे देखिए बुंदकी लगी है, इसमें देखिए खा के नीचे ये नुक्ता लगा है हल्का सा। ये प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, दूर से दिख रहा है। तो जिसमें नुक्ता वाले जितने भी शब्द होते हैं, जिन खा हो या फा हो, जिसके नीचे भी आपके नुक्ता लगा हुआ हो जाए वो समझ लेना आप उर्दू का शब्द है, ठीक। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है आठवें प्रश्न में क्या दिया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ठीक है, बताइए वो क्या कहलाते हैं। मान लीजिए मैंने राम लिख दिया, अब इसके अंत में कौन सा शब्द आ रहा है बताइए, इसके अंत में क्या आ रहा है, इसके अंत में छोटे आ का, देखो अभी मैंने बताया था कि स्वर का जरूर कुछ ना कोई मतलब आता है, उसमें स्वर मिला हुआ होता है व्यंजनों में। तो राम के आगे राम आ का आवाज़ आ रही है, तो इसमें जो आ की आवाज़ आ रही है इसका मतलब ये कौन सा अकारांत है, ठीक है, ये क्या है, अकारांत है। तो इसमें जो शब्द होगा आपका जिसमें आ रहा है, तो आज आता है उसे क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ये देखिए जो डी वाला है इसमें क्या है, अकारांत, यानी ये शब्द क्या है जिसमें आ आता है वो क्या कहते हैं, अकारांत हो गया आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें देखिए आप निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, 9 से लेकर 13। यही वर्तनी वाले शब्द का चयन, सही वर्तनी, जो सही वर्तनी, यानी इसमें 3 गलत होंगे और एक आपका कैसा होगा, एक गलत होगा, ठीक है। जो सही वर्तनी होगा उसको हमें पहचानना है। तो बताइए अनुच्छेद सही लिखा है कि अनुच्छेद सही लिखा है, कि अनुच्छेद सही लिखा है कि अनुच्छेद सही लिखा है, बताइए। ए सही है विकल्प, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसमें से बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। नमा क्वेश्चन, नमे का आपका होगा अनुच्छेद, हम लोग जो अनुच्छेद लिखते हैं सी वाला, ये आपका विकल्प सही है, और ये तीनों क्या है, ये गलत है। ये आपके तीनों कैसे होंगे, ये गलत होंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है 10वां, पूंजीवाद। अब देखिए अगला शब्द क्या है, पूंजीवाद ऐसे लिखा जाता है क्या, बताइए। पूंजीवाद ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाता है, या ऐसा है या ऐसा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। पूंजीवाद में सही शब्द कौन सा पूंजीवाद का, तो पूंजीवाद का जो शब्द सही होगा वो आपका होगा ये बी वाला, यानी पूंजीवाद इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका अंतर्निहित, 11वां प्रश्न है जो अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अंतर्निहित में कौन सा सही होगा बताइए, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए। अंतर्निहित कैसा लिखा जाएगा, तो अंतर्निहित में 11वें का जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा कौन सा, अंतर्निहित। क्या लिखा जाता है, हमेशा अंतर्निहित लिखा जाता है, अंतर्निहित नहीं लिखा जाता, ठीक है, अंतर्निहित, ठीक है, ये आपका सही होगा 11वें का। अब देखिए आप 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न में क्या दिया है, परीक्षा कैसे लिखा जाता है, ये तो शायद सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। परीक्षा जो शब्द होगा वो उसका आपका होगा डी वाला, ठीक है, परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है आपका। अब आप 13वें में देख लीजिए, 13वां जो प्रश्न दिया हुआ है आपका ये वाला, इसमें बताइए षड्यंत्र और षड्यंतर यानी किस तरह से, षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसमें जो षड्यंत्र होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, ये वाला विकल्प सही होगा, इसमें षड्यंत्र इस तरह से लिखा जाता है। अगले देखिए 14 से 17 तक जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें देख लीजिए क्या चयन करना है, ठीक है। अब देखिए संयुक्त ध्वनि,
प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में संयुक्त ध्वनि के प्रकार का चयन कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, क्या है संयुक्त संधि, क्या है संयुक्त संधि के प्रकार। ठीक है, अब ये संधि के प्रकार दिए हुए हैं, इसमें कौन सी संधि है कौन से शब्द में, ये पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, अब पहला ही जैसे मान लीजिए कवीश्वर, तो कवीश्वर में कौन सी संधि है, देखिए पहचान है इसमें, जिसमें बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ का जो शब्द लगा हुआ होगा वो हमेशा कौन सी संधि होती है आपकी, दीर्घ होती है। चाहे बड़ा आ हो लगा हुआ, बड़ी ई हो लगी हुई और बड़ा ऊ, ये पहचान है इसकी दीर्घ संधि की, उसमें क्या होता है दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें जो दीर्घ संधि है वो आपकी ये कहलाएगी। ठीक, कवीश्वर में क्या है दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है आपका संसार। संसार में देखिए, संसार में क्या है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए संधि कौन सी होगी, संसार में कौन सी संधि होगी बताइए, हैं? तो संसार में संधि होगी आपकी कौन सी, व्यंजन। कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी आपकी। ठीक है, कौन सी संधि होगी आपकी 15वें में, 15वें का क्वेश्चन होगा आपका सी, क्योंकि ये व्यंजन है, समसार होता है। ठीक है, क्या होता है संसार। ठीक है, व्यंजन है। अगला देखिए तन्मय, तन्मय में संधि कौन सी होगी, तन्मय में कौन सी संधि है बताइए, विसर्ग होगी, व्यंजन होगी, स्वर होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। बताइए क्या होगा तन्मय में, तन्मय में कौन सी संधि होगी बताइए आप, कौन सी संधि होगी, इसमें संधि होगी व्यंजन, क्योंकि इसमें तन्मय है, तन प्लस मय। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका 17वां। तो 17वां क्वेश्चन है जो आपका, ये देखिए ये प्रश्न रह गया आपका। ठीक है, 17वां प्रश्न देख लीजिए। तो 17वां क्या है, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि होगी बताइए, कौन सी संधि होगी इत्यादि में। तो इत्यादि में आपकी जो संधि होगी वो होगी इत प्लस आदि। तो इत्यादि किस में होगी बताइए, क्या होगा, गुण होगा, विसर्ग होगी, दीर्घ होगी, या बताइए क्या होगा, ये इसमें आपकी होगी कौन सी संधि बताइए, कौन सी होगी बताइए, ये होगी क्या, हाँ यण संधि होगी। यानी इसकी पहचान ये है यण संधि की कि या बा रा, ठीक है, या वा रा, इसके आगे अगर कोई भी आधा शब्द लगा हुआ है तो वो कौन सी संधि होगी आपकी, यण संधि कहलाती है। ठीक है, आधा अक्षर जिसमें भी मिल जाए इसके आगे लगा हुआ। ठीक है, अगले देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है आपका दिया हुआ 18 से 24 तक प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, यानी संधि विच्छेद आपको बतानी है, ये सही है या गलत है। ठीक है, बताइए पुनर्जन्म, 18वां क्वेश्चन, 18वां प्रश्न है पुनर्जन्म। क्या है, पुनर्जन्म। बताइए ये पुनर्जन्म सही है क्या, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का जो बताइए कौन सही होगा, क्या ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, या ये होगा। पुनर्जन्म का मतलब होता है पुनः, पुनः जन्म लेना, पुनः मतलब दोबारा जन्म लेना। ठीक है, तो पुनर्जन्म ये होता है यानी दोबारा से जन्म लेना। तो 18 का कौन सा ये विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगले जो हमने लिखी है सीरीज, वो देखिए क्या है, पितृ ऋण। बताइए पितृ ऋण है, पितृ ऋण में कौन सा होगा बताइए, कौन सी सही संधि होगी, पितर ऋण होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, पितृ ऋण होगा। तो पितृ ऋण की जो संधि विच्छेद होगा वो पितृ प्लस ऋण होगा, यानी विकल्प आपका कौन सा होगा, सी सही होगा 19वें का। ठीक है, अब देखिए अगला 20वां क्वेश्चन है आपका इत्यादि। तो इत्यादि में क्या होगा बताइए, इत्यादि होगा, या इत आदि होगा, या ई आदि होगा, या इत्यादि होगा। बताइए 20वें का जो प्रश्न होगा आपका वो ये सही होगा, इति प्लस आदि। इत्यादि की जो संधि होगी इति प्लस आदि। और अगर संधि पूछ ली जाए इसमें तो कौन सी होगी, इसमें संधि होगी आपकी यण संधि। कौन सी संधि है इसमें, यण संधि है। ठीक है, अब देखिए युधिष्ठिर में युधिष्ठिर की संधि विच्छेद क्या होगी बताइए, 21वें का कौन सा सही है बताइए, युद्धि प्लस स्थिर होगा, युद्ध प्लस स्थिर होगा, या युद्ध प्लस स्थिर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा।
तो इसमें से आप लोग देख लीजिए कि युद्धि प्लस स्थिर, ये वाला आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, युद्धि प्लस स्थिर, ये युधिष्ठिर का सही है। ठीक है, अगला देख लीजिए आप। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है आपका वो है जगत प्लस ईश। इसका जगदीश की संधि विच्छेद क्या होगी? जगदीश की जो संधि विच्छेद होगी वो जगत प्लस ईश होती है। ठीक है, जगत प्लस ईश होगी कि जगत प्लस ईश होगी, जग प्लस ईश होगी कि जग प्लस दीश होगी? आप बताइए। आप लोग थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूँ तो आप लोग अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाएं इसमें। ठीक है, और इसमें आप ये भी देख लेना कि हमने कितने क्वेश्चन किए, ये नोट कर लेना आप अगर इसमें 60% क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सही दिशा में इस समय चल रहे हैं हिंदी में। ठीक है, 22वें का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? जगत प्लस ईश होता है। जगत प्लस ईश नहीं होता, जगत प्लस ईश होता है। ठीक है, जगदीश। ठीक है, अगला देखिए आप 22वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कनकटा। ठीक है, तो कनकटा में क्या होगा बताइए? कौन सी संधि विच्छेद होगा या कनकटा होगा? दोनों रूप सही हैं, इनमें से कोई नहीं है, कान कटा होगा। तो कनकटा का मतलब यह होता है जिसका कान कटा हुआ हो, जिसका कान कटा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? कनकटा कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा 23 का वो होगा आपका बी सही। ठीक है, अगला देखिए। अगला है रामायण। रामायण में क्या है, कौन सी संधि विच्छेद सही होगी? इसके बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हिंदी पढ़ते हैं। तो रामायण की संधि विच्छेद अगर नहीं की सही से तो आपने समझो कुछ नहीं किया। बताइए इसमें सही कौन सा होगा? पहला सही होगा या दूसरा सही होगा या तीसरा होगा या डी वाला होगा? देखिए आप लोग सही से देखिए और बताइए इसमें आंसर देखिए इसमें। तो इसमें होगा राम प्लस अयन। बताइए इसका आंसर जो क्लियर होगा वो होगा राम प्लस अयन। रामायण की जो संधि विच्छेद होगी वो राम प्लस अयन होगी। ठीक है, 24 का कौन सा विकल्प है आपका? सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखिए 25 से 28 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास की बात हो रही भैया। आप अगले देखिए समास देखिए भैया। दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन का अर्थ क्या हुआ? 10 आनन है जिसके, यानी 10 है सिर जिसके, दशानन यानी कि रावण। तो रावण में कौन सी संधि होगी? यानी दुगी होगी क्या, या बहुब्री होगा, या कर्म धारण हो, या द्वंद्व होगा? बताइए क्या होगा? हैं, जहाँ पहले गिनती होगी वहाँ पे द्विगु होता है। और बताइए जहाँ रूप आदि की बात होगी यानी पहला पद प्रदान होता है वहाँ कर्म धारण होता है। जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं वहाँ द्वंद्व होता है। लेकिन जहाँ पर दोनों पद प्रदान ना हो, किसी तीसरे की बात होए, वहाँ पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा? बताइए। रोग पीड़ित, कर्म धारण होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा? बताइए। यानी रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित को क्या कहेंगे? रोग से पीड़ित क्या कहेंगे? रोग से पीड़ित हो गया भाई, रोग से पीड़ित हो गया भाई। रोग से पीड़ित अगर हो गया तो कौन सा समास होगा रोग से पीड़ित में? बताइए। यानी कि इसमें से लगा हुआ है और ये जो से, का, की हैं, ने, ये किस में लगते हैं? ये सब लगते हैं आपके किस में लगते हैं? बताइए। इसमें लगते हैं तत्पुरुष में। आपके किस में लगते हैं? ये तत्पुरुष में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें समास कौन सा होगा? रोग से पीड़ित में तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखिए प्रतिमान। अगला शब्द आपका है प्रतिमान। प्रश्न कौन सा है? प्रतिमान में समास कौन सा होगा? प्रति प्लस मान। प्रतिमान में क्या लगा है? प्रति प्लस मान। ठीक है, तो प्रतिमान में कौन सा समास होगा? बताइए। कर्म धारण होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययीभाव होगा कि तत्पुरुष होगा? बताइए। इसमें देखो एक चीज है, इसमें पहला पद प्रदान होता है, इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता, बहुब्रीहि होता है और तत्पुरुष। ठीक है, इसमें क्या है? सासी, ने, नानी, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं जो कारक से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी होता है वो तत्पुरुष से आते हैं। लेकिन अव्ययीभाव को अगर आप देखेंगे तो ये समास होगा प्रति। देखिए प्रति प्लस मान। ठीक है, प्रति प्लस कूल, यानी इसमें पहले अव्यय होता है। पहले क्या लगा हुआ है? अव्यय शब्द लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? अव्ययीभाव होगा। 27 में का बी सही है। ठीक है, अगला देखिए वीर पुरुष।
बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अभिभाव समास है या द्वंद्व समास है? बताइए। तो वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? बताइए। बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा? बताइए। वीर है जो पुरुष, क्या होगा? वीर पुरुष की बात हो रही है। वीर है जो पुरुष, यानी कि कौन सा बताया था मैंने? से जहां लग जाता है बीच में, कौन सा होता है? वीर है जो पुरुष क्या हो गया भैया? बताइए। वीर और पुरुष, वीर है जो पुरुष यानी वीर पुरुष, तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ठीक है। अगला देखिए, अगला विकल्प आपका दिया हुआ है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द चार्ट देखना है भैया आपको। तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें 4 शब्द दिए हैं, इसमें से एक शब्द ऐसा होगा जो कि तत्सम दिया होगा। सबसे 29वां क्वेश्चन देखिए आप। पहला है 29वां प्रश्न आपका। ठीक है, कौन सा है? 29वां प्रश्न। अब पहला प्रश्न देखिए, चांद, चंद्रमा, चंद्र या चंद? बताइए 29वें का कौन सा होगा? बताइए आंसर। 29वें का होगा चांद होगा सही, या चंद्रमा होगा, या चंद्र होगा, या चंद होगा? बताइए कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द यानी जो कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, यानी तत्सम जो संस्कृत से जो के त्यों शब्द ले लिए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। कौन से शब्द? जो कि संस्कृत से जो के त्यों, यानी जैसे बगैर परिवर्तन के जो आ जाते हैं हमारे हिंदी में, उनको हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका 29 का जो होगा आपका होगा बी, यानी चंद्रमा। ठीक है, क्या होगा? चंद्रमा होगा। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए सब। 23 में छेद है, डंडा है, विवाह है और सींग है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द होगा वो कौन सा होगा? बताइए। छेद होगा, डंडा होगा या सींग होगा? बताइए कौन सा होगा इसमें तत्सम शब्द? 30वें का होगा आपका विवाह। ठीक है, विवाह जो शब्द है वो तत्सम शब्द है आपका। ठीक है, संस्कृत शब्द है इसका मतलब। अब देख लिया अगला 31वां प्रश्न देख लिया, हंसी, कपूर, ओज और आम, इसमें से बताइए। हंसी है, कपूर है, ओज है और आम है, इसमें से बताइए कौन सा आपका तत्सम शब्द होगा? बताइए। 31वां प्रश्न। तो 31वें प्रश्न में आपका होगा कपूर। कपूर कैसा शब्द है? आपका तत्सम शब्द है। अब 32वां प्रश्न देख लीजिए, खेत है, नहर है, निर्मल है, कुछ है, इसमें से कौन सा होगा तत्सम? बताइए। 32वां प्रश्न। तो 32वां निर्मम। निर्मम क्या होगा आपका? तत्सम शब्द होता है। इसमें देखिए पहचान कुछ होती है, इसमें ऋण मिल जाए आपको। ठीक है, या रा ऊपर लगा हुआ मिल जाए, ऋण नीचे लगा हुआ मिल जाए। ठीक है, ये कुछ पहचान होती है जिसमें कि आपका तत्सम होते हैं शब्द वह। ठीक है, अब देखिए तीसरा 33वां प्रश्न है, आपको सभी इसी में करा दे रहा हूँ एक ही में। सुमन का और नाखून, कौआ और बहाव, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि हमारा तत्सम शब्द है? यानी क्वेश्चन नंबर है आपका 33वां, और 33वें में जो सुमन है वो आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अपनी तरफ से भी इसको बार बार वीडियो देख सकते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगला प्रश्न आपको देखिए 34वां प्रश्न होगा आपका। ठीक है, अब तद्भव शब्द पूछे जा रहे हैं। अभी तत्सम की बात आई थी, अब हमारे कौन से पूछे जाएंगे? तद्भव शब्द पूछे जाएंगे भाई। इसमें क्या है? तद्भव बताने हैं आपको। कौन से बताने हैं? तद्भव। इसका इस सीरीज में थोड़ा सा मिटा हुआ है, सही से टाइप नहीं हो पाया। देखिए पहले तत्सम से अब तद्भव, यानी जो संस्कृत से रूपांतरण होके हिंदी में आए हुए शब्द हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होके हमारे आ जाते हैं हिंदी में, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ये उसके तद्भव की परिभाषा है। ठीक है, अब 34वां प्रश्न देखिए। 34वें में कौन सा है? कान सही होगा, नस्का होगा, परीक्षण होगा या कटक होगा? बताइए कौन सा होगा आपका तद्भव में? बताइए। 34वां प्रश्न। 34वें का होगा आपका कान। ठीक है, अगर इसका तत्सम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कर्ण कहते हैं कान के लिए। ठीक है, अब देखिए 35वां प्रश्न। पीड़ा होगा, केरा होगा, पर्याप्त होगा या शिल्प होगा? बताइए क्या होगा? पीड़ा होगा, केरा होगा या पर्याप्त होगा या फिर आपका डी शिल्प होगा? बताइए कौन सा होगा तद्भव? बताइए कौन सा होगा तद्भव 35वें का? तो 35वें का आपका होगा पीड़ा। पीड़ा जो शब्द है वो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अब आ जाइए 36वें पे। 36वें में बताइए पक्षी होगा, नृत्य होगा, अंधेरा होगा कि कौन सा होगा? पश्च होगा। कौन सा होगा बताइए? 36वें का आपका होगा क्या? अंधेरा। अंधेरा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। अब बताइए 37वें में। 37वें में क्या होगा? बालिका होगा, बेत होगा, आज्ञा होगा कि सिद्धि होगा? बताइए कौन सा होगा आपका तद्भव 37वें का? तो 37वें का होगा आपका बेत।
क्या होता है, बेत तद्भव होता है। ठीक है, अब 38वें प्रश्न में आ जाइए। रक्षा होगा, चमंचा होगा, विरोध होगा कि शांति होगा, बताइए। रक्षा है कि चमंचा है कि विरोध है कि शांति है, बताइए कौन सा होगा इसमें। 38वां प्रश्न है, 38वें का आपका होगा चमंचा। ठीक है, चमंचा जो शब्द होगा वो तद्भव शब्द होगा। अगले देखिए 39वां प्रश्न। 39वें प्रश्न में क्या दिया है, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। योगरूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। 39वां प्रश्न। 39वें प्रश्न का मतलब ये है रूढ़, योग रूढ़। क्या होगा ये, योग रूढ़ शब्द होते हैं। कभी कभार ये भी आ जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कैसे होते हैं, एक तो रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है और एक योग रूढ़ होता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, अगला देखिए 40 से 44 क्वेश्चन में क्या क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द चुनिए। इसमें क्या है, बेमेल और असंगत शब्द दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो हमारा बेमेल है और असंगत है। 40 से लेकर 44 तक बताइए। क्या शारीरिक, दैनिक, मानसिक और आदि, इनमें से कौन सा सही है, बताइए। एक में क्या है, 40वें प्रश्न में क्या दिया है, बताइए। 40 में देखा, 40 में असंगत छांटी, यानी इसमें से 3 तो एक तरह के होंगे और एक अलग होगा। ठीक है, जैसे कि दैहिक, मानसिक और शारीरिक। लेकिन आदि क्या इससे मिला हुआ मिल रहा है, बताइए। 40 में का डी, आदि जो है वो अलग शब्द है। लेकिन अगर दैहिक पूछा जाए तो भी शरीर से बात चल रही है, शारीरिक पूछा जाए तो भी शरीर से बात चल रही है, और मानसिक पूछा जाए तो भी शरीर से बात चल रही है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन आदि शब्द इससे मिला हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका 41वां प्रश्न। 41 में है घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, बताइए क्या होगा मिला हुआ। इसमें से आप बता ही सकते हैं, बताइए। एक तो घर है लिखा हुआ, क्या लिखा है आपका, घर लिखा है। दूसरा प्रियजन, फिर परिवार, फिर बच्चे, बताइए कौन सा मिला हुआ है इसमें। एक अलग है, यानी 3 तो मिलते हैं एक दूसरे से, मगर एक इसमें बेमेल है, यानी अलग है उसमें से, वही शब्द हमको छांटना है। तो 41 का जो पहला होगा घर, ये अलग है, ये अलग है। देखिए अब प्रियजन, ये जन की बात हो रही है, यानी व्यक्ति की बात हो रही। परिवार, ये भी किसी व्यक्ति की बात हो रही। बच्चे, बच्चे भी परिवार से संबंधित होते हैं। इन तीनों का संबंध मनुष्य से है, ठीक है, यानी परिवार से है, मानव से है। लेकिन घर का संबंध जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब ये बताइए 42 में का। 42 में जो आपका प्रश्न दिया है, जैसे सिर, शीश, मस्तक और शीर्ष, कितने दिए हैं 42 में सिर दिया है, शीश दिया है, मस्तक दिया है और शीर्ष दिया है। बताइए इसमें से बेमेल कौन सा होगा। देखिए सिर, शीश और मस्तक ये तीनों किसमें के, एक के हैं, लेकिन शीर्ष क्या है, अलग है, बताइए। या मस्तक अलग है, बताइए जल्दी। 42वें क्वेश्चन का, यानी मस्तक अलग है। क्या है, मस्तक अलग शब्द होता है। सिर, शीर्ष और शीश और शीर्ष ये तीनों एक से हैं, ठीक है, लेकिन मस्तक जो है वो अलग शब्द है। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका 43वां। 43 में क्या है, निगाह, दृष्टि, नेत्र और नज़र, बताइए कौन सा अलग होगा। एक में निगाह दिया है, पहले में, दूसरे में दृष्टि दी है, तीसरे में नेत्र दिया है, इसमें नज़र दिया। तो आपका कौन सा होगा, नज़र और नेत्र अलग अलग है, बताइए। 43 का सी क्या सही होगा, बताइए जल्दी। 43 का सी सही होगा, क्योंकि ये नेत्र की बात चल रही है तो आँख की बात चल रही है, लेकिन ये दृष्टि, देखने की बात चल रही है। निगाह, ठीक है, दृष्टि और नज़र ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर नेत्र की बात हो जाए, नेत्र अलग, आँख की बात हो रही है, लेकिन ये आँख को देखने की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखिए आपका है 44वां प्रश्न। 44वें प्रश्न में आपका क्या दिया है, क्या दिया है, समस्या, क्या दिया है इसमें, समस्या दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें, समस्या, बताइए समस्या में कौन सा होगा, इस अलग कौन सा होगा इसमें, बताइए अलग क्या होगा इसमें, अलग क्या होगा, समस्या में अलग क्या होगा, बताइए। समस्या में कौन सा अलग होगा, समस्या है कि जटिलता है कि कठिनाई है या खेद है। तो समस्या, जटिलता और कठिनाई और खेद, खेद इसमें अलग होगा। 44 में कौन सा होगा, डी अलग होगा, ठीक है। इसका बेमेल अगर पूछा जाएगा तो डी होगा, ठीक है। अब देखिए 49 से लेके और कौन से
45 से लेके 49 निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। कौन सा पर्यायवाची इसमें सही होगा बताइए। अब पर्यायवाची छांटने की बात आ गई भाई। पर्यायवाची देखिए, पर्यायवाची कौन सा सही होगा। स्वर्ग होगा, स्वर्ग का कौन सा पर्यायवाची सही होगा बताइए। नजर होगा, ब्राह्मण होगा, या यमलोक होगा, या धव होगा। बताइए क्या होगा। स्वर्ग, पर्यायवाची स्वर्ग कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा इसमें। 45वां स्वर्ग, स्वर्ग बताइए, इसको छांटिए जल्दी बताइए। उपयुक्त शब्दों में पर्यायवाची छांटिए। पर्यायवाची स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा होगा। नरक होगा क्या स्वर्ग का। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा होगा बताइए। स्वर्ग का कौन सा होगा, नरक होगा क्या। बताइए जल्दी से। 45 का क्वेश्चन, स्वर्ग का क्या नरक होगा। नहीं होगा नरक भाई, नरक क्यों होगा स्वर्ग का। पर्यायवाची पूछ रहा है तो समानार्थक शब्द पूछ रहा है, समान होगा उसका। ब्रह्मांड होगा क्या, यमलोक होगा, या धव होगा। तो इसका जो 45 का होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, किसमें कहेंगे हम लोग, स्वर्ग के लिए धव कहते हैं हम। नरक ब्रह्मांड ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया है 46वां। 46वें में क्या दिया है, कुबेर। कुबेर का देखिए आप भाई, कुबेर का दिया। कुबेर का क्या है पर्यायवाची शब्द बताइए। किनरेश होगा, कोविंद होगा, या धनाधिप होगा, या राजराज होगा। बताइए कौन सा होगा कुबेर का। 46वां प्रश्न जो है, और 46वें का जो सी होगा आपका कौन सा होगा, सी। धनाधिप कुबेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला देखिए रात्रि। रात्रि का क्या होगा, रात्रि का क्षमा होगा क्या बताइए। रात्रि का क्षमा होगा, तमीचर होगा, अमा होगा, विभावरी होगा। बताइए रात्रि का क्या होगा। रात्रि का पर्यायवाची जो होगा आपका 47वें का कौन सा होगा। 47वें का होगा आपका डी, विभावरी। क्या होता है, विभावरी होता है। अगला देखिए अपना भागीरथी। बताइए क्या होगा भागीरथी का पर्यायवाची। बताइए क्या है, सरता है, गंगा है, यमुना है, या निर्झरणी है। बताइए क्या होगा इसमें, क्या होगा बताइए भागीरथी का। 48वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 48वें का होगा गंगा। ठीक है, भागीरथी, सुरसुरी ये किसके हैं, गंगा के रूप हैं। ठीक है, रंग पर्यायवाची शब्द हैं इनके। अब विद्युत का बताइए 49 का। 49 में दिया है विद्युत। विद्युत का क्या होगा बताइए, गर्जन होगा, दामनी होगा, क्या होगा बताइए। विद्युत का क्या होगा बताइए जल्दी बताइए। विद्युत का पर्यायवाची क्या गर्जन होगा, दामनी होगा, या चमक होगा, या पयोद होगा। बताइए 49 का। 49 का आपका होगा बी, दामनी। विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, दामनी होता है। ठीक है, अगले देखिए 50 से लेकर 56 तक प्रश्न किस तरह के होंगे। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्प में से सही विलोम। विलोम शब्द आ गया अब भाई, जो विलोम शब्द हो, जो शब्द दिया है उसके विलोम शब्द छांटने। विलोम का मतलब तो जानते ही होगा, उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। अब सामंजस्य है, 50वां प्रश्न का है आपका सामंजस्य। सामंजस्य का अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा बताइए। विवाद होगा, कलह होगा, संताप होगा, या देश होगा। सामंजस्य का उल्टा क्या होगा बताइए। सामंजस्य का उल्टा 50वां प्रश्न, सामंजस्य का अगर उल्टा होगा तो होगा विवाद। ठीक है, तेजस्वी का बताइए, ओजस्वी। ओजस्वी का उल्टा क्या होगा, निराभिमानी होगा, निडर होगा, कि यशवी होगा, या निस्तेज होगा। बताइए ओजस्वी का क्या होगा 51 का। तो 51 का आपका होगा डी, यानी निस्तेज। क्या होगा इसका, निस्तेज होगा आपका। क्या होगा इसका, इसका होगा आपका निस्तेज। ठीक है, देख लीजिए, इसका होगा निस्तेज ओजस्वी का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 52वां है, पराक्रम का बताइए। पराक्रम का क्या होगा, पराक्रम का विलोम क्या होगा बताइए। पराक्रम का विलोम सब पूछे जा रहे हैं इससे। पराक्रम का विलोम क्या होगा, वीरता होगा। क्या है बताइए पराक्रम का, भीरुता होगा, या दुविधा होगा, या आलस होगा, या निर्बलता होगा। बताइए 52 का। 52 का प्रश्न होगा आपका भीरता। पराक्रम का क्या होता है, भीरता उल्टा। ठीक है, हर्ष का बताइए, हर्ष का दुख होगा, शोक होगा, विषाद होगा। हर्ष का बताइए अप्रसन्नता होगा। बताइए 53 का होगा आपका सी, हर्ष का होता है विषाद। ठीक है, ये बहुत अच्छा पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये देख लेना आप। अब क्रोध का क्या होगा बताइए। क्रोध का कृपा होगा, कि आशीर्वाद होगा, कि क्षमा होगा, कि सहयोग होगा। बताइए क्रोध का क्या होगा। क्रोध का उल्टा क्या होगा, 54 क्वेश्चन का आंसर 54 के होगा आपका ए,
क्या होगा? कृपा। क्रोध का क्या हो जाएगा आपको? कृपा हो जाएगा। अगला देखिए आप 55वां प्रश्न देखिए। 55वां है उत्तेजित। उत्तेजित का क्या होगा? उत्तेजित का क्या? कठोर होगा, शांत होगा, संदिग्ध होगा या उद्वेलित होगा? क्या होगा? उत्तेजित का उल्टा क्या होगा? 55वां प्रश्न है आपका। 55वां प्रश्न उत्तेजित का क्या होगा? उत्तेजित का आपका होगा शांत। एक आदमी उत्तेजना में भरा हुआ है, फिर एक आदमी शांत बैठा है, इसका मतलब उल्टा हो गया उसका। अब बताइए तीसरा जो है आपका 56वां कोई प्रश्न है जो रंग। ठीक है, रंग का क्या होगा भाई? रंग का विलोम क्या होगा बताइए? धनवान होगा, बलवान होगा, किसान होगा कि मजदूर होगा? रंग को तो आप जानते ही हैं, रंग का मतलब क्या होता है? धनवान होगा। इसका क्या होगा? धनवान। 56 में का क्या होगा? बी होगा। रंग का मतलब राजा भी हो सकता है या धनवान भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए अपना 57वां प्रश्न कौन सा है? 57वां प्रश्न देखिए आप अपना। ठीक है, कौन सा? 56 तो हो गए आपके। ठीक है, कितने हो गए? 56 हो गए। अब देखिए 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न देखिए ये है। 57वें प्रश्न में क्या है लिखा हुआ? 57 से लेकर 63 निम्नलिखित वाक्यों के दिए के लिए दिए गए विकल्पों का उचित पद। जो एक वाक्यांश लिया हुआ है उसका एक पद में आपको देखना, एक पद में उसका सब कुछ आ जाएगा। यानी एक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया हुआ है, एक वाक्यांश के लिए एक पद दिया हुआ है, ये छांटना है आपको। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, देखिए वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, एक वाक्य आना है उसका, मात्र एक शब्द को एक पद आना है। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे बताओ? दंतक पुत्र कहेंगे, अंकित कहेंगे, औरस कहेंगे या रहेलुआ कहेंगे? रहेलतुआ, रहेतुआ। ठीक है, क्या कहेंगे बताइए? 57वां का होगा आपका दंतक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दंतक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतक पुत्र कहते हैं। ठीक है, जिसे गोद लिया गया हो उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्या दिया है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न आपका दिया है, क्या है? क्या दिया है बताइए? अगला प्रश्न क्या दिया है? 58वां, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक वाक्यांश बताइए, एक पद यानी एक शब्द क्या दिया है इसमें? पद क्या दिया है? एक पद क्या होगा? जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, बताओ। असतोष कहेंगे, दम्भी कहेंगे, दुराराध कहेंगे या क्रोधी कहेंगे? बताइए। 58वां प्रश्न, 58 का आपका होगा, क्या होगा? दुराराध। दुराराध कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? दुराराध कहेंगे। जिसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए अगला है आपका 59वां, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने वाला अगर स्वयं दंड पा रहा उसके लिए क्या क्या कहेंगे? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। 59वां क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा बताइए? प्राश्चित। यानी हम कोई पाप कर रहे हैं और उसका अगर प्राश्चित कर रहे हैं, यानी उसके अगर सजा खुद ही भोग रहे हैं, तो उसे हम प्राश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्चित। ठीक है। अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए हम क्या कहेंगे बताइए? जिसका हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे, दुसाध्य कहेंगे, क्लिष्ट कहेंगे या असोच कहेंगे? बताइए। 60वें का प्रश्न। 60वें का आपका होगा कौन सा है बताइए? 60वें का आपका होगा ए, यानी उसे असाध्य कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, यानी ऐसा रोग जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य रोग कहते हैं। वही है इसका दिया हुआ। ठीक। अब देखिए, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यय कर रहा है, क्या व्यर्थ में, व्यर्थ में व्यय कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? कृषण कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे या फिर अल्पव्ययी कहेंगे या अपव्ययी कहेंगे? जो व्यर्थ में कर रहा है, व्यर्थ में धन बर्बाद कर रहा है आपका, उसे कहेंगे हम अपव्ययी। ठीक है, जो व्यर्थ धन अपना बेकार कर रहा है। और अगर जो कंजूस हो उसे क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे। चलो अगले देखिए, जो काम ना करना चाहें, जो काम करना ना चाहें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? आलसी कहेंगे, निकम्मा कहेंगे, अकर्मण कहेंगे या दुष्कर्म कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे उसे? 62वां क्वेश्चन बताइए आप। 62 में को हम क्या कहेंगे? 62 का आपका होगा सी। क्या कहेंगे? जो काम ना करना चाहे उसे क्या कहेंगे? अकर्मण
यानी जो काम करना ना चाहें उसे हम अकर्मण कहेंगे, निकम्मा नहीं कहेंगे और ना आलसी कहेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ज़्यादातर आलसी या निकम्मा लगा देते हैं। अगला देखिए 63 का, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, ऐसा क्या होगा बताइए। ना तो हम उसे देख पा रहे हैं, ना उसे छू पा रहे हैं और ना ही उसे सुन पा रहे हैं, ऐसा क्या होगा बता। अदृश्य होगा, अगोचर होगा, निर्गुण होगा या निराकार होगा, बताइए क्या होगा इसका 63 का, जल्दी बताइए। 63 का होगा आपका डी। 63 कौन सा होगा, डी, यानी वो क्या होगा, अगोचर होगा। कैसा होगा, अगोचर। ठीक है, 63 में का बताइए, सही है ये। जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे। ठीक है, अगले देखिए, अगला प्रश्न लिखा दिया हुआ है इसमें 64 से 69 तक आपको किस तरह के वाक्यांश, प्रत्येक वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से जिसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए, किस प्रकार का विकल्प है ये। ठीक है, क्या है, वाक्य के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, तो वाक्य किस प्रकार का, ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, इस तरह से ये चल रहा है आपका। ठीक है, वाक्य कौन सा, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उससे के लाभ से वंचित रहता है, ये कौन सा है बताइए। मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, संयुक्त होगा, बताइए कौन सा होगा। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, बताइए क्या होगा इसमें। कौन सा है प्रश्न आपका, 64वां प्रश्न है आपका, क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये आपका होगा संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका दिया हुआ, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, क्या होगा इसका बताइए। इसका होगा, क्या होगा, सरल वाक्य क्या ये, या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 65वां, तो 65 में का आपका होगा सी, यानी ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य आपका, मिश्र। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। अगला देखिए 66वां प्रश्न, 66वां है, मैंने कहा कुछ और, यानी मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, बताइए क्या होगा इसका। सरल होगा, संयुक्त होगा या मिश्र वाक्य होगा। 66 में का तो ये होगा मिश्र वाक्य। कौन सा है आपका, मिश्र वाक्य ये। अगला देखिए, अगला आपका दिया है 67वां प्रश्न। 67वां है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। व्यवहार में वह वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। 67वां प्रश्न है आपका, तो 67वां ये भी क्या है आपका, मिश्र वाक्य है। कैसा है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए, सत्संग करो सदाचारी बनो, क्या है ये, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विधिवाचक है या संकेतवाचक है, बताइए कैसा होगा ये। 68वां प्रश्न, 68 में का होगा विधिवाचक है। कैसा है आपका ये प्रश्न, कैसा है आपका, ये होगा विधिवाचक। कैसा है, विधिवाचक। ठीक है, सत्संग करो और सदाचारी बनो। अगला देखिए, अगला है 69वां 69 प्रश्न। कौन सा, प्रथम आने को कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। यानी प्रथम आने के लिए कौन कहे उससे परीक्षा पास नहीं की जाती है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, कौन सा शब्द होगा, कर्मवाच होगा या कर्तवाच हो गया या भाववाच होगा या संयुक्त वाच होगा, बताइए। इसमें वाच शब्द पूछा है। ठीक है, प्रथम आने के लिए कौन कहे उससे तो परीक्षा ही पास नहीं होती। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा। 69वां क्वेश्चन। ठीक है, 69 में ये संयुक्त वाच्य है। कौन सा है, संयुक्त वाच्य। ठीक है, अगला देखिए, अगले दिया हुआ 70 से 74 तक निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य। अब देखिए विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऐसे प्रश्न हैं इसमें दिए हुए, जो विकल्प दिए हैं 4 और इसमें तो सही विकल्प जो है वो हमें चुनना है। ठीक है, 70वां प्रश्न है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, बताइए
कौन सा प्रश्न होगा 70 में का इसमें? 70 में का बताइए सही कौन सा होगा? ये हो, ये सही है, ये सही है, ये सही, कौन सा शुद्ध होगा बताइए? तो 70 में का होगा आपका बी, वह दंड के योग्य है। ठीक है, कौन सा होगा आपका? वह दंड के योग्य है। ठीक है, ये आपका शुद्ध हो गया बिल्कुल। ठीक है, अगला देखिए 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न देख लीजिए आप। 71वें में क्या दिया है? भारत में अनेकों जातियां हैं, क्या ये शुद्ध है? भारत में एक अनेकों जातियां, क्या ये शुद्ध है? भारत में अनेक जातियां, क्या ये शुद्ध है? भारत में अनेकों जाति हैं, क्या ये शुद्ध है? भारत में अनेक जाति हैं, क्या ये शुद्ध है? बताइए कौन सा शुद्ध होगा इनमें से? 71 में का आपका होगा बी, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां, ये आपका शुद्ध होगा, और ये तीनों गलत होंगे। ठीक है, 71वां और 72 क्वेश्चन देखिए आप पहले। 72वां प्रश्न, ठीक है, कौन सा? 72वां प्रश्न देखिए आप। ठीक है, 72वें में क्या है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, क्या है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। बताइए कौन सा शुद्ध होगा इसमें से? बताइए जल्दी। 72 में का, तो 72 में का आपका होगा सी। कौन सा होगा? 72 का सी, ये वाला सही है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, ये देखिए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, अब बच्चे को काट कर खिलाओ, क्या ये होगा? बताओ, बच्चे को थोड़ी काटा जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखिए आपका, ये कौन सा विकल्प आपका? सी सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, अब देखो 73वां, उसे उत्तीर्ण होने की आशा है। बताइए ये सही होगा क्या 73 में का? या उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे उत्तीर्ण होने की शक है, उसे उत्तीर्ण होने की संशय है, उत्तीर्ण होने का संशय है? बताइए कौन सही होगा 73 में का? तो 73 में का आपका होगा बी सही। कौन सा है आपका? बी सही। देखिए, उसे क्या है? उत्तीर्ण होने की आशंका है, यानी आशंका जता रहा है कि वो उत्तीर्ण हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, आशा तो नहीं कर सकता। आशा करेगा क्या किसी चीज़ की कि मैं फेल हो जाऊं? ऐसा नहीं होगा। 74वां प्रश्न देखिए। 74वां है, कल पाठ पढ़कर आइए। 74वां प्रश्न दिया, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल, ये सब गलत होंगे। इसका 74 में का कौन सा होगा बताइए? 74 में का होगा आपका बी, पाठ पढ़कर, यानी कल के लिए बता रहा है कि पाठ पढ़कर कल आए, यानी पाठ पढ़कर आपको कब आना है? कल आना है। ठीक है, पाठ पढ़ के कब आना है? कल, ये शुद्ध होगा। अब देखिए अगला, लोकोक्तियाँ और मुहावरों से है ये। क्या है? 75 से लेकर 85 तक आपकी लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिए हुए हैं, ये क्लियर करने हैं। अब अंगूठा दिखाना, इसके लिए होगा कौन सा है ये? बताओ। देने से इनकार करना, हंसी उड़ाना, अपमान करना, या धोखा देना, क्या होगा? अंगूठा अगर कोई दिखा रहा है तो बताइए 75 में कौन सा होगा? आपको क्या कर रहा है? वो अंगूठा दिखा रहा है। क्या कर रहा है? अंगूठा दिखा रहा है भाई। कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर देने से कोई इनकार करेगा तो क्या अंगूठा दिखाने लगते कोई चीज़ मांगो तो वही है अंगूठा दिखाना। ठीक है, देने से इनकार कर देना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका, अंधे अंधे के हाथ बटेर, अंधे के हाथ बटेर, अंधे के हाथ बटेर, क्या है? अंधे के हाथ बटेर, बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या होगा बताइए? अंधे के हाथ बटेर लगना क्या होगा इसका? अंधे के हाथ बटेर लगना, बताइए शुद्ध क्या होगा? बताओ। अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या भाग से कोई वस्तु मिल जाना, क्या होगा इसका? बताइए। अंधे के हाथ में बटेर लगना क्या होगा? बताइए इसका सही। ये होगा क्या? ये होगा या ये होगा? बताइए 76 में का। तो 76 में का होगा आपका डी। कौन सा होगा? भाग से कोई वस्तु मिल जाना, यानी भाग से अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना, यानी कोई भी परिश्रम करे बिना ही अब कोई व्यक्ति को अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसे कह देते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब आँख लगना, आँख लगने का मतलब क्या होगा? बताओ। आशंका होना, नींद आना, मृत्यु होना, या प्रेम होना, बताइए भाई। आँख लगाना, आँख कौन कौन लगा रहा भैया? बताइए जल्दी। आँख लगाना,
आँख लगाना नहीं होता ये होता है आँख लड़ाना। ठीक है, आँख लगना का मतलब क्या हो रहा है, आँख लगने का वही पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। आँख लगाना, आँख लगना, लगाना नहीं, आँख लगना। 77 का होगा आपका सी, क्या होगा, नींद आना। आँख लगने का मतलब क्या है, नींद आ गई, मुझे मेरी आँख लग गई। तो हम कहते नहीं, वाक्य में प्रयोग करते हैं हम, मेरी आँख लग गई थी साहब, तो क्या है, नींद आ गई थी। अगला देखिए, औंधी खोपड़ी, कुछ निर्णय ना कर पाना। औंधी खोपड़ी के लिए क्या कहेंगे, कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना और कर्तव्य विमुख होना, इनमें से कोई नहीं। बताइए 78वें का, तो 78वें का आपका होगा बी, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। अगला देखिए, कान कच्चा, कान कच्चा, बताइए कान कच्चा क्या है, कम सुनने वाला है क्या, कान से कच्चा है तो क्या कम सुनेगा वो, हैं, बहरा होगा क्या कान से कच्चा है तो, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला। बताइए, कोई बात सुनकर उसे पचा ना पाने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। बताइए कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, या डी वाला होगा, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। तो कान से कच्चा पुरुष जो होता है वो शीघ्र विश्वास कर लेता है। भाई किसी ने कोई बात कह दी, ये बहुत चाहे कोई भी किसी के कान जैसे भरना कहते हैं, उसी में वही कान का कच्चा होता है। कोई भी बात कह दी उसने, उसका बात विश्वास कर लिया। ठीक है, वो कान से कच्चा होता है, यानी शीघ्र विश्वास कर लेना किसी की बात को। अब क्या है 80वां देखो प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना। बताओ, घाट घाट का बहुत भाई ये प्रयोग होता है कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करते हैं लोग बार बार। तो क्या है, मारा 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 फिरना होता है। बताइए, तीर्थ यात्रा करना है, शिक्षा ग्रहण करना या अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है वो अनुभवी है भाई, कई जगह गया हुआ है, ठीक है, घूमा फिरा है, ठीक है, अनुभव है उसे। तो क्या है 80 का क्या होगा आपका, 80 का होगा आपका डी, यानी अनुभवी है वह। अब देखिए 81 वाला, आ बैल मुझे मार। बताओ भाई, बैल मारने बुलाना है, बैल को बुला रहा है, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना। बताइए क्या होगा, छेड़छाड़ करना, किसी किसी को भी गाली देना और बैल के सामने बैठ जाना, ये तो होगा ही नहीं। बताओ क्या होगा, इसका जो आंसर होगा 81 का ये, यानी जानबूझकर ही मुसीबत ले लेना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर हम मुसीबत अगर ले लेंगे तो आ बैल मुझे मार, किसी को ज़बरदस्ती में आप टीप मार दो तो वो लड़ तो मरेगा ही, वो मारने लगेगा, आपको गाली देने लगेगा। तो वही चीज़ है, आ बैल मुझे मार। ढाक के बही तीन पात, 82वां प्रश्न आपका, ढाक के बही तीन पात क्या होगा इसका, यत्नपूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना या अनुरूप बनना। ठीक, बताइए, बनना, अनुरूप बनना। बताओ, ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात बताइए 82वां का प्रश्न। 82 का आपका होगा बी, सदा एक सा, ढाक के बही तीन पात, यानी सदा जो एक सा रहता है, ठीक है, हमेशा एक सा दिखे, उसके लिए है। अब देखिए 83 प्रश्न है आपका दिया हुआ, क्या है, 99 के फेर में पढ़ना। ओहो, 99 के फेर, भाई इस समय सब लोग 99 के फेर में पड़े हुए हैं। 99 के फेर में पढ़ना, 99, धन कमाने में लगा रहना, मूर्ख कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंस जाना। बताइए, ये होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा, कौन सा होगा, 99 का चक्कर कौन सा भैया, बताइए। 83 का 99 का चक्कर है धन कमाने में लगा रहना, ठीक है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। 99 वाला 99 में पड़े हुए हैं, ठीक है, क्या होगा, ये होगा इसका, ठीक है। अगले देखिए 83 के बाद हमारा है कौन सा, 84 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर होगा आपका क्या है, 84 में प्रश्न, ठीक है, ये है 84 क्या है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसके लिए क्या होगा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है, सफलता कब आती है, समय पर,
काम क्या होगा इसका बताइए। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, बताइए यही होगा 84 का। तो 84 का होगा आपका बी भाई, क्या होगा बी वाला प्रश्न होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमना का मतलब क्या होता है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब 85वां देखिए आप। 85 क्या है, हींग लगे ना फिट करी, ना हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा होए, यानी ना हींग लगी ना फिट करी और रंग भी कैसा चोखा हो जाए, अच्छा हो जाए। बिना मेहनत के फल पाना, बताइए। मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत की इच्छा काम कर लेना, अच्छा काम कर लेना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 85 का कौन सा होगा। 85 का आपका होगा भैया बिना मेहनत के फल पा जाना। ठीक है, बिना मेहनत के फल पा जाना क्या है, हींग लगी ना फिट करी। अब देखिए 86वां, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। बताइए भाई, ये तो सभी लोग जानते होंगे रसराज किसे कहा जाता है, बताइए। हैं, रसराज किसे कहा जाता है, वीर को, श्रृंगार को, शांत को कि विभत्स को। तो रसराज की संख्या आपको दी जाती है श्रृंगार के लिए। और रस होते कितने हैं बताइए भाई। भरत मुनि ने रस को कितना बताया है, भरत मुनि द्वारा, भरत मुनि ने कितने बताए बताइए। भरत मुनि ने बताए थे रस कितने, भरत मुनि ने बताए 8। नमा रस है शांत, नमा कौन सा रस होता है, शांत रस होता है नमा। ठीक है, नमा रस हम शांत कहते हैं। ठीक है, वैसे हम पूछेंगे तो कितने होंगे, 11 होते हैं रस। ठीक है, इस समय जो चल रहे हैं वो 11। ठीक है, बादशाह और बीबा, बादशाह रस भी है एक इसमें। ठीक है, अगला देखिए आप प्रश्न 87वां प्रश्न क्या दिया है आपका। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करें। ओहो, छंद आ गए भाई आपके। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, छंद पूछ रहा है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। कौन सा होगा बताइए, दोहा है, रोला है, बरबह है, या हरि गीत का है, बताइए। बताइए कौन सा छंद होगा इसमें, 87 वाला। 87 में होगा आपका बी, क्या होता है, रोला। क्या है इसमें, 87 का आपका है बी सर, बी क्वेश्चन इसमें रोला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है आपका। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। क्या होगा इसमें, दोहा होगा, चौपाई होगा, सभैया या कपित। 88 का, 88 इसमें दोहा है। ठीक है, दोहा। ठीक है, इसमें दोहा सोटा होगा, दोहा छंद है। अब देखिए 89 से 91 तक देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्यों को संयुक्त अलंकार, भाई अलंकार के भेद का चयन कीजिए, कौन सा अलंकार है। देखिए कौन सा, 89 का 89, बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही और ताराघट उषा नागरी। बताइए कौन सा होगा इसमें, उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, या उपमेय उपमा होगा। बताइए 89 का, 89 बताइए कौन सा होगा भाई। 89 का होगा आपका सी, इसमें कौन सा है, रूपक है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ठीक, 90 वाला देखिए, 90 प्रश्न देखिए। 90वां, फूले काम सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कौन सा होगा इसमें बताइए। 90वां क्वेश्चन, 90वां प्रश्न है आपका, इसका क्या होगा, उत्प्रेक्षा। क्या होगा इसमें, उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, जहाँ जानो मानो जैसे शब्द आते हैं वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये देखो है दिया हुआ, जनू है आया हुआ। अगले देखिए 91 वाला, या मुरली की अधरान धरी अधरान धरोगी। इसमें देखिए, इसमें भी पहचान चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा होगा बताइए इसमें अलंकार, बचाइए। 91 में हुआ है यमक। कौन सा 91 में, यमक।
ठीक है। जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आया उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक शब्द एक बार से अधिक बार या एक से दो बार आता है और उसके अर्थ अलग भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। अब देखिए 92 से 100 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना रचयिता के नाम चयन कीजिए। भाई ये साहित्य से प्रश्न आ गए आपके। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए। गबन किसका है भाई, क्या है ये गबन, किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, श्याम सुंदर दास ने, या फिर मुंशी प्रेमचंद ने? गबन है आपका उपन्यास। सबसे पहली बात सुन लीजिए, ये उपन्यास है और ये है मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है। अगला देखिए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है बताइए भाई। कुरुक्षेत्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, केशव दास की है, गांधी जी की है। ये कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की। इनको द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था बताइए? भारत दुर्दशा। ठीक है। केशव दास ने क्या लिखा था? रामचंद्र का। अगले देखिए, अगला प्रश्न है चित्रलेखा किसकी है बताइए? यशपाल की है, भगवती चरण वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर आपकी है अमृतलाल नागर। ठीक है। चित्रलेखा किसने लिखा है बताइए? 94 प्रश्न, जल्दी बताइए। 94 का आपका है भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। आप बताइए यामा, ये तो सभी जानते होंगे। यामा किसकी रचना है बताइए? मीराबाई की है क्या? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रा नंदन पंत? तो यामा जो है वो है महादेवी वर्मा की। ठीक है। सभी संकलन इसकी सारी रचनाओं का यामा में ही है। अब बताइए गीतांजलि किसकी पुस्तक है बताइए? गीतांजलि बहुत ही चर्चित पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि किसकी बताइए? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, कल्हड़। ठीक है। इसमें होगी रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। ठीक है, जिससे हमारा राष्ट्रीय गान जिन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। और 1911 में इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी वो नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। कौन सा? 1911 में। 1911 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। साहित्य वाला नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। गीतांजलि। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। अगला देखिए 97वां प्रश्न। 97वां प्रश्न क्या है आपका? हाँ, 97वां प्रश्न देखिए। 97वां प्रश्न आपका क्या दिया है? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई बताइए? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है बताइए? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है बताइए जल्दी। प्रबंध शिरोमणि किसे कहा गया है? 97 का आपका होगा कौन सा? प्रबंध शिरोमणि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख। हाँ भाई, अब देखिए अपना 98वां प्रश्न। 98वें प्रश्न में क्या दिया है आपका? कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीय के प्रति अपने प्रण भावों की वाणी किस कृति में दी है? ये क्या है? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इनका, बच्चन जी का। इन्होंने क्या है? प्रण भावों की वाणी इनकी किन कृति में बताइए? प्रणय पत्रिका में है, आरती अंगारे में है, मधुशाला में है, कि धार के इधर उधर है बताइए? तो इसका आंसर होगा 98 का ये, यानी प्रणय पत्रिका में इन्होंने अपने प्रण भावों की वाणी को मतलब भाव अपने प्रकट किए हैं इन्होंने। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ गया इनका कौन सा? 99 वाला। 99वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बताइए किसकी है ये? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी किसकी है? किसने लिखी हैं ये पंक्तियाँ? ये जो पंक्तियाँ किसके द्वारा बोली गई हैं बताइए? किसके द्वारा लिखी गई हैं? 98वां प्रश्न है आपका। 99 तो ये है आपके तुलसीदास। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अगला देखिए अंतिम प्रश्न है अपना। अंतिम है, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? ठीक है, कोकिल विद्यापति यानी
विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी जो पदावली है वो कौन सी भाषा में रचित है? तो यही भाषा है मैथिली भाषा में। कौन से में? इनकी मैथिली भाषा में रचित है। इसलिए इनको इनके लोग जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल। ठीक है, देख लेना आप। तो ये हमारा जो था आज अंतिम प्रश्न था। आपको आगे की अगर हिंदी की कोई भी वीडियो देखनी हो, हिंदी साहित्य से या व्याकरण से संबंधित, और हिंदी की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि वो भी तैयारी सही से कर सकें। और उसके अलावा लाइक कर दें, और अगर हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, नमस्कार।